नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अश्विन नायक, फाउंडर चेयरमैन फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स के। हार्दिक शारदा हैं, टर्मरिक के ट्रेडर हैं। राजीव कपूर हैं, ट्रस्ट लाइन के। और जिगर धर्मसी हैं, मोतीलाल ओसवाल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं मसालों की खबर के साथ, क्योंकि मसालों में बड़ी तेजी आई है। और आप देखिए कि जो कोरिएंडर का वायदा है 6% का ऊपरी सर्किट लग चुका है। जीरा 2.5% उछला है। हल्दी में 4% का उछाल, बड़ी तेजी पूरे मसालों में। तो अश्विन जी, पहला सवाल सर आपसे यही अश्विन भाई, कि ओवरऑल मसालों के मार्केट में बहुत तेजी है और लंबे वक्त से ये तेजी चल रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये तेजी फंडामेंटल के दम पर है? वाकई फंडामेंटल इतने मजबूत है, डिमांड इतनी अच्छी है, सप्लाई कम है जिससे दाम बढ़ रहे हैं, या वजह कुछ और है? नमस्कार सर, मैं आज ही अभी अपना एक पुराना इंटरव्यू देख रहा था। 4 फरवरी को मैंने आपके शो में ही इंटरव्यू दिया था। तब भी मैंने बताया था कि फंडामेंटल एकदम स्ट्रांग है मसालों के। उस दिन जीरे का वायदा 204 रुपया चल रहा था, जो आज 235 के आजू बाजू में चल रहा है। और धनिया भी स्ट्रांग ही फंडामेंटल के साथ चल रहा है, क्योंकि उसकी भी क्रॉप 25-30% क्रॉप कम है और उसमें यूक्रेन रशिया फैक्टर ऐड हो गया है। और जीरे में अभी तक की जो अराइवल्स हुई है उससे फंडामेंटल एकदम स्ट्रांग हुए हैं, क्योंकि अराइवल से कंफर्म होता जा रहा है कि क्रॉप जो सोच रहे थे इवन उससे भी काफ़ी कम है। अच्छा, तो एक बात अश्विन भाई, आप जरा बताएं कि आप कह रहे हैं कि वाकई फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं और उस वजह से तेजी आई है। तो क्या मतलब, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये तेजी अभी पूरी हो गई है या अभी कुछ और बड़ा जंप बाकी है? मेरे हिसाब से कोई भी तेजी में स्ट्रॉन्ग करेक्शन की जरूरत होती है, जो बीच में जीरे और धनिया में पिछले 1-1.5 महीने में 1-2 बार देखने को मिले। वापस ये तेजी की रैली हुई है, शायद ये रैली थोड़ी और आगे बढ़ेगी। वापस 1-2 अच्छे स्ट्रॉन्ग करेक्शन की जरूरत है, लेकिन मेरे ख्याल से तेजी अभी भी सस्टेन करेगी और आगे बढ़ेगी। थोड़ी अच्छी खासी आगे बढ़ सकती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अच्छी खासी तेजी आगे बढ़ सकती है। तो क्या ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या जीरा वायदा 25,000 के लेवल को पार कर जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, मेरे हिसाब से 250 का लेवल तो आराम से टच कर देगा और उसके ऊपर के लेवल भी आगे जाके देखने को मिल सकते हैं। से ऊपर 3,000 आगे का लेवल तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन अच्छे खासे ऊपर के लेवल पे भी जा सकता है। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि उससे ऊपर भी भाव जा सकता है। आप बने रहें सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हार्दिक शारदा भी हमारे साथ हैं। हार्दिक जी, आप जरा बताएं, टर्मरिक का प्राइस भी काफी बढ़ा है, क्या टर्मरिक में भी यही सेंटीमेंट रहेगा अभी और तेजी बाकी आपको दिख रही है? नहीं सर, टर्मरिक जो बढ़ते जा रहा है इसके कुछ रीजन जीरा और साथ में धनिया और एक्सचेंज में कमोडिटी के लिए जो व्यापार 2-3 कम हुए हैं, तो लोगों को ये लग रहा है और पूरे भारत में प्रोपोगंडा है कि हल्दी का क्रॉप कम है, बारिश से बहुत नुकसान हुआ है। जरूर हल्दी का कुछ न कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन जो आज भारत का सबसे बड़ा एरिया है, नांदेड़, बसमत, हिंगोली, वाशिम और मराठवाड़ा, जो पूरा भारत एक बाजू में और ये मराठवाड़ा एक बाजू में, तो 25 से 30% की स्विंग वहां बड़ी है और 25% क्रॉप कम भी पकड़ते हैं, तो लगभग पिछले साल के मुकाबले बराबर टू बराबर क्रॉप आ सकता है। निजामाबाद का क्रॉप जो कम पकड़ रहा है 25-30%, उतना क्रॉप तमिलनाडु में बढ़ रहा है। और सबसे पिछले साल जो एक हवा हुई थी, उस कारण से जितने भी व्यापारी है सेलिंग सेंटर के, सारे सेंटर सभी के पास पर्याप्त पेट भर के माल है, लोगों को माल लेने की जगह नहीं है। और अभी जो क्रॉप आया है बाजार के अंदर, सिर्फ सांगली और निजामाबाद का क्रॉप जो भी 50 से 60% बाहर आया है, बाकी 40% क्रॉप ये 2 सेंटर का और बाकी सारे सेंटर का 95% क्रॉप आना बाकी है। और उस आने के सामने किसान के जो भाव मिल रहे हैं, तो आने वाला बारिश मानसून अगर बढ़िया होगा तो ये हल्दी की रुकावट है
पिछली बार भी जब 110 का वायदा हुआ था, हमने उस टाइम आपके चैनल पे कहा था कि 30% की मंदी आ सकती है, जो नीचे 83 का भाव दिखा के आ गया। तो अब क्या था कि 80 और 82 के भाव में जाने में 5 रुपया था, और अब ये 95 का जो आज भाव बना है, तो इसमें बढ़ने में 5 रुपया और वापस घटने में जैसे भी मराठवाड़ा की, इरोड की, तमिलनाडु, वरंगल, दुग्गिराला, कड़पा, सदाशिवपेट, विकाराबाद, ये सारे सेंटर जब अराइवल चालू हो जाएगी और लगभग गुजरात और सभी मसालों की डिमांड लगभग थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है 15 अप्रैल के बाद में, तो वहां बड़े स्टॉकिस्ट की जो साल भर माल भरने वाले हैं उनकी जरूरत पड़ती है। तो मसाले वाले ऑलरेडी उनकी जो लागत है ये बहुत बड़ी लागत लग रही है। तो हल्दी में भी पैसा लगाने के लिए पिछले 5 सालों से किसी भी इन्वेस्टर को हल्दी में पैसा मिला नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हल्दी की तेजी जस्टिफाइड नहीं है? जस्टिफाइड कब होगी, जब आने वाला अगर क्रॉप कम होता है, किसान अगर कम लगाता है, हाँ। तो ही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बड़ी तेजी बन सकती है। अगर मैं आगे की बात नहीं पूछ रहा हूँ हार्दिक जी, अभी जो तेजी है हल्दी की, ये फंडामेंटल के अकॉर्डिंग है या फंडामेंटल के खिलाफ? ये ताकत की तेजी है। फिजिकल में माल मिल रहा है 75-80 रुपए में, हाँ। और फ्यूचर चलता है 96। ऐसा कभी भी फ्यूचर तो कॉन्ट्रैक्ट आप में कह रहे हैं कि गलत तेजी है ये हल्दी की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है। अब अश्विन भाई आप जरा बताइए सर, आपको भी यही लगता है क्या, या फिर आपको लगता है कि नहीं फंडामेंटल तो हल्दी के मजबूत हैं और इसीलिए दाम बढ़ रहे हैं? हल्दी का सर मेरा ज्यादा स्टडी तो नहीं है, लेकिन जैसा भाई साहब ने बताया शायद जीरा और धनिये के साथ भी हल्दी थोड़ी रैली कर रही है, और जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ इसके बारे में, उसके हिसाब से फंडामेंटल थोड़े तो फेवर कर ही रहे हैं, क्योंकि हल्दी की तेजी भी काफी टाइम से सस्टेन कर रही है, और कोई भी तेजी काफी टाइम से सस्टेन करती है तो वो फर्जी नहीं हो सकती है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि जब लंबे वक्त तक तेजी सस्टेन कर रही है तो ये फर्जी तेजी नहीं हो सकती है, इससे सहमत हैं आप हार्दिक भाई? नहीं, लंबे वक्त से कहाँ पे 70 रुपए का, 75 रुपए का जो भाव था वो 110 होके वापस 83 रुपए आ गया, और कल 2 दिन के अंदर ये 10-15 रुपए बढ़ा है। तो जैसे भी ये जो बाजार बंद था निजामाबाद 8 दिन, और बाजार जो मार्च एंड के कारण से बंद था, तो उसमें सटोडिया ने बाजार बढ़ा के उसका सेंटीमेंट बना दिया है। जैसे ही 10, 15, 20 तारीख को अराइवल आएगी, ये वापस ये डब्बा डोल एकदम। अच्छा ठीक है, चलिए, तो अपने अलग अलग तर्क हैं इसको लेकर के, लेकिन अश्विन भाई एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कोरिएंडर को लेकर। कोरिएंडर में भी बहुत बड़ी तेजी है और 7 साल की ऊंचाई पर है कोरिएंडर का भाव। कोरिएंडर के फंडामेंटल कैसे हैं सर? अभी कोरिएंडर के फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। अभी जो रिसेंटली FISS की मीटिंग हुई थी उसमें शायद आप भी थे, आपने भी देखा होगा कि काफी लोग जीरे की जगह भी फर्स्ट नंबर पे कोरिएंडर को दे रहे थे। मेरा खुद का व्यू भी पिछले 2 महीने से यही है कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग फंडामेंटल कोरिएंडर के हैं, और कोरिएंडर में उसके अंदर ये रशिया यूक्रेन का फैक्टर और ऐड हो गया है, क्योंकि पिछले 1-2 महीने से उधर से भी कोई माल निकल नहीं रहा है, और वो माल खाली इंडिया आता है ऐसा नहीं, वो वर्ल्ड में काफी दूसरी जगह जाता है, उधर भी वो माल नहीं पहुंच रहा है। मतलब वो बाकी के जो कंट्रीज है उनको भी इंडिया की ओर देखना पड़ रहा है, और क्रॉप जो है वो 30-35% कम है ही, लोएस्ट कैरी फॉरवर्ड है। तो कोरिएंडर में काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, और उसमें आगे भी काफी अच्छी खासी जगह बाकी है मेरे हिसाब से। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि कोरिएंडर के फंडामेंटल भी मजबूत हैं, वहां पर भी तेजी दिख सकती है। आप बने रहें सर, और हार्दिक भाई आप भी बने रहें। तो राजीव जी, ऐसे में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अभी मसालों में क्या होनी चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मुझे लगता है जिस तरह से मसालों में तेजी बनी हुई है, अभी ट्रेडर्स को तो बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। अगर मैं एडवाइस करूं जीरे की, तो जीरे में अगर 22,800 का स्तर मिलता है, आई थिंक खरीदारी का एक अच्छा ट्रेड बनेगा उसमें। 22,600 के स्टॉप लॉस से 23,250 से पहला टारगेट रहेगा, 23,500 दूसरा टारगेट रहेगा। और जहां तक कोरिएंडर की बात है मृत्युंजय जी, कोरिएंडर 2015 के उच्चतम स्तर के पास पहुंचने वाला है। 2015 में कोरिएंडर ने करीबन 13,500 रुपए के स्तर को छुआ था। तो मुझे लगता है कोरिएंडर उस स्तर की तरफ अग्रसर है और काफी रैपिड स्पीड से जा रहा है। तो कोरिएंडर में भी अगर कोई इंट्राडे बेसिस पे डिप्स मिलता है, खरीदारी करके चले, थोड़ा स्टॉप लॉस 12,000 के नीचे मेंटेन करके चलना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, आपकी राय क्या है जिगर ओवरऑल मसालों पर? जी बिल्कुल ही, प्राइसेस में जिस तरह से तेजी का मोमेंटम बरकरार है, मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम है और तेजी कंटिन्यू कर सकती है। मेरा फोकस जीरा पे थोड़ा ज्यादा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जीरा में 23,000
22,500 से लेके 23,700 के लेवल्स आ सकते हैं। हालांकि जो खरीदारी करने का जो मौका रहेगा वो तकरीबन 22,800 के करीब का रहेगा और 22,500 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो मेरे हिसाब से जीरा एक बेस्ट पिक है, तो उसमें खरीदारी करके चलिए। धनिया की अगर बात करें तो धनिया में नो डाउट आज हमने 6% की एक अच्छी खासी रैली देख चुके हैं, तो मुझे लगता है कि एक हायर लेवल्स पर नहीं, कहीं ना कहीं अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो खरीदारी करके चलना चाहिए। जिस तरह का मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तकरीबन 13,500 से लेके 13,900 तक का जो मोमेंटम है, ये रैली वहां तक बिल्डअप हो सकती है। अच्छा हार्दिक जी, आपने कहा कि जो टर्मरिक का प्राइस है वो जस्टिफाइड नहीं है, तो आपके हिसाब से एक्चुअल प्राइस अभी हल्दी वायदा का क्या होना चाहिए? अभी फिजिकल की अगर बात करें, निजामाबाद जिसका बेस सेंटर आर्मर पॉलिश, तो बॉम्बे डिलीवरी बढ़िया गुड ग्रेड क्वालिटी का बॉम्बे डिलीवरी 83 से लगाकर 85 में व्यापार कर रहा है। कि उसका स्पॉट रेट उस 2 रुपये कम होता है क्योंकि फार्मर पॉलिश कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब डिलीवरी लगनी चालू हुई है, लगभग 2,500 माल डिलीवरी लगा है। तो जितना भी 16,000 का इंटरेस्ट है वो लगभग 95% हेजर का है। तो ये जो एक्चुअल भाव लिखा जाएगा तो आज के हिसाब से जो तेजी आई है इसके हिसाब से भी 84-85 के ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा अश्विन भाई, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि मसालों में जीरा, हल्दी, टर्मरिक, इन तीनों काउंटर में सबसे ज्यादा तेजी की गुंजाइश आपको किस कमोडिटी में लगती है? मुझे पर्सनली अभी भी धनिया में सबसे ज्यादा लग रही है और उसके बाद जीरे में मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि कोरिएंडर में आपको सबसे ज्यादा तेजी लग रही है। आज भी सबसे ज्यादा तेजी कोरिएंडर में ही है। आप देखिए 700 रुपए से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ है 12,598 के स्तर पर। बहुत शुक्रिया अश्विन भाई आपका, हार्दिक शारदा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मसालों के ऊपर डिटेल में बात करने के लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के, और जिगर भी मौजूद हैं। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले गोल्ड पर एक राय जिगर आपकी कि आज के लिए अगर मान लीजिए कोई गोल्ड में, क्योंकि बहुत ही रेंज का मार्केट है, आज कोई ट्रेड करना चाहे तो क्या करना चाहिए? गोल्ड में मुझे लगता है कि एक सुस्त है मोमेंटम, थोड़ा सेलिंग प्रेशर जरूर से रहेगा, तो सेल करके चलना चाहिए। बिकॉज जो रेट हाइक्स के जो कंसर्न बढ़ रहे हैं और काफी एग्रेसिव रेट हाइक्स होगी, उसके वजह से प्राइसेस दबाव में है। ट्रेजरी यील्ड्स भी जो शॉर्ट टर्म है वो काफी हायर लेवल्स पर है, तो सेलिंग का मोमेंटम रखे। टेक्निकली भी वीक लग रहा है, 51,550 के करीब के लेवल्स मिलते हैं तो काफी अच्छा सेलिंग लेवल रहेगा। 51,100 तक के टारगेट्स आने की पॉसिबिलिटी रहेगी गोल्ड में। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है प्रहलाद का, चुरू राजस्थान से। पूछिए प्रहलाद जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर जी राजीव कपूर जी से सवाल है, ये मसालों में इतनी तेजी आ रही है सर, ग्वार में कब आएगी सर? मसालों में तेजी आ रही है, ग्वार में कब आएगी, बताइए राजीव जी। ग्वार में मृत्युंजय जी ऑलरेडी तेजी है, 6500 का स्तर है और तेजी बनी हुई है। मुझे लगता है ग्वार जिस तरह से 6500 के स्तर के आसपास सस्टेन कर रहा है, और अगर नीचे में 6300 का भाव नहीं टूटता है तो मुझे लगता है कि एक बार 6800-6900 तो के दाम जो है आने वाले 10-15 दिन में ग्वार को छूने चाहिए। तो इंद्रजीत है, एक अच्छी रैली के साथ चल रहा है। ओके, नेक्स्ट कॉलर इंद्रजीत हैं। पूछिए इंद्रजीत जी। हाँ सर नमस्कार। मेरे को सिल्वर मैंने ऊपर में बेचा है, नीचे में मेरे को खरीदना है, तो कौन से 2 या 3 रेंज पकड़ के रखूं? क्योंकि परसों मीटिंग है एफएमसी की, उसमें ब्याज बढ़ेगा तो नीचे आएगा, अगली बार बढ़ा फिर भी नीचे नहीं आया था। अच्छा बताइए जिगर, नीचे में 2-3 लेवल बताइए इनको, बाइंग का लेवल कहाँ पर इनको बाइंग करनी चाहिए सिल्वर में? देखिए वैसे तो बिल्कुल जैसे मैंने कहा रेटा के कंसर्न्स काफी बढ़ रहे हैं तो सेलिंग प्रेशर जरूर से है। अगर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक बार 65 से 64,000 का जोन है, वो एक लेवल से उस रेंज के बीच में सिल्वर के लिए खरीदारी का मौका मिल सकता है। और थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव से अगर देखना हो तो 61,000 के करीब का लेवल 61,500 ही काफी क्रिटिकल एरिया है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि प्राइसेस इन लेवल्स के नीचे जाएंगे, तो जो भी करेक्शन आएगा मीडियम टर्म में 64-65,000 की जो रेंज है वो एक फर्स्ट लेवल रहेगा जहां पर थोड़ी स्टैगर्ड वे में एंट्री कर सकते हैं। और मेजर प्रोबेबिलिटी है कि जैसे मैंने कहा 61,500 के नीचे नहीं जाएगा, तो इन लेवल्स के बीच में अपने को एक्यूमुलेशन करना है। और मेजर पर्सपेक्टिव है कि 72,000 का ब्रेकआउट हो जाता है, फंडामेंटल्स अगर रिवर्स हो जाते हैं तो मैं 75 से 77,000 तक की भी मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूं आने वाले कुछ महीनों में।
ठीक है, करण है हमारे साथ, करण जोड़ रहे हैं, पूछिए करण। मुझे नेचुरल गैस के बारे में पूछना था। नेचुरल गैस के बारे में, ओके ठीक है। अभी करीब करीब 2.5% की मजबूती है नेचुरल गैस में। राजीव जी बताइए क्या किया जाए इस काउंटर में अभी? मृत्युंजय जी, नेचुरल गैस में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और बाजार मुझे लगता है कि लास्ट 3 महीने के हाई के आसपास ट्रेड भी कर रहा है। इसने ये लेवल्स जो हैं जनवरी के आसपास टच किए थे। मुझे लगता है बाजार और ऊपर जा सकता है, 455 460 तक का भी स्तर छू सकता है। और ख़रीदारी अगर करनी है नेचुरल गैस में तो थोड़ा सा करेक्शन आने दीजिए इसमें, अराउंड 5 से 7 रुपये का 442 440 के आसपास आता है तो वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 435 रुपये का। मैं थोड़ा स्टॉप लॉस रिवाइज कर रहा हूँ, ऑलरेडी बाजार ऊपर की तरफ आ गया है और टारगेट 450-55 के रख सकते हैं। राधे लाल हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, पूछिए राधे लाल जी। हेलो जी पूछें। हाँ जी सर, नेचुरल गैस के ऊपर है। नेचुरल गैस में क्या जानना चाहते हैं सर? सर मैंने 2 लॉट जो है सेल कर रखे हैं 40 रुपये में, 440 में। 440 पे, अच्छा हाँ जी ठीक है जिगर, 440 पर इनका सेल है 2 लॉट, अभी 446 का लेवल है, रुकना चाहिए इनको? देखिए नेचुरल गैस में वैसे तो मोमेंटम बाय का है, मुझे लगता है ओवरऑल तेजी में रहेगा, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि इनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए तकरीबन 448.50, बिकॉज मार्केट में चॉपीनेस और वॉलेटिलिटी रहती है तो कहीं ना कहीं एग्जिट का मौका मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो 448.50 का स्टॉप लगा के रखे, कॉस्ट के भी करीब आता है तो भी एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए, बिकॉज मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से बायस पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अमित हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से, पूछिए अमित जी। हाँ नमस्कार, मैं इंट्राडे के हिसाब से मैं सिल्वर में आज क्या करना चाहिए? इंट्राडे में सिल्वर में क्या करना चाहिए, राजीव जी बताइए। 66,488 ये चांदी का ताजा भाव है, एग्जैक्टली इस भाव पर आज के लिए क्या ट्रेड लेना चाहिए? मृत्युंजय जी, सिल्वर जो कंपैरेटिवली गोल्ड थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है और थोड़ा गोल्ड में क्योंकि थोड़ी गिरावट सी दिख रही है तो सिल्वर में मुझे लगता है कि और थोड़ा पुश आता है। अगर नीचे का अगर 66,400 66,350 का अगर लेवल मिलता है तो सिल्वर को मैं एडवाइस करूंगा बाय करके चलें और स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 66,000 का। और मैं समझता हूं बाजार जो है फिर से एक बार 66,700 66,800 तक के स्तर छू सकता है। और बुलियंस में एडवाइजेबल होगा कि जो भी ट्रेड लें इंट्राडे ही करें अभी, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ ड्रिवन है और जिस तरह से फेड की मीटिंग भी होनी है रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट एंड ऑल, अगर इंटरेस्ट रेट पे कोई ऐसा कमेंट सुनने को मिला जिसमें अग्रेसिव स्टांस देखने को मिला तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है बोथ बुलियंस पे। हालांकि सिल्वर में मुझे लगता है कि थोड़ा इम्पैक्ट कम रहना चाहिए। नेक्स्ट कॉलर आशीष हैं कोलकाता से, पूछिए आशीष जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चला कि तेल की जो जमाखोरी के ऊपर सरकार की तरफ से कोई कमेटी बिठाई गई है, रेड हो रही है, तो इससे सर कि तेल पर क्या इम्पैक्ट आएगा? ऐसे तो सरकार सर कह रही है कि महंगाई कम करेगी, लेकिन सर डेली पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ रहे हैं, तो इससे महंगाई कैसे काबू आएगी सर? तो मेरा सवाल है सोया तेल पर आगे जैसे सर की जमाखोरी के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो इस पर क्या इम्पैक्ट रहेगा? दाम घटेंगे ना क्या होंगे सर? आपने इतना बड़ा सवाल पूछा है कि इसका जवाब मुकम्मल तरीके से देने के लिए आधे घंटे का अलग से शो करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी देखिए मकसद वही है जो आपका सवाल है कि क्या खाने के तेल के दाम कम होंगे। सरकार का मकसद वही है कि तेल कीमतों को कम किया जाए, काबू में रखा जाए, और उसको लेकर के अलग अलग तरीके के उपाय किए जा रहे हैं। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई, उसके बाद स्टॉक लिमिट की समय सीमा 6 महीने बढ़ा दी दिसंबर तक, और अब जो आपने खबर देखी जी बिजनेस पे कि अलग अलग राज्यों में छापेमारी भी हो रही है ताकि कहीं पर होर्डिंग ना हो, जमाखोरी ना हो। तो अलग अलग कदमों का अलग अलग इम्पैक्ट होगा। मकसद वही है कि दाम कम हो और कुछ होने भी चाहिए दाम कम, एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं। लेकिन जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय वजह भी जिम्मेदार है, क्योंकि इंडिया अपनी खपत का 60 से 70% इंपोर्ट करता है। लिहाजा विदेशों में जब दाम बढ़ते हैं तो उससे आप बच नहीं सकते, यहाँ पर भी दाम बढ़ते हैं, फिर भी अपने लेवल पे प्रयास हो रहा है। देखते हैं कितना इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर होगा। नेक्स्ट कॉलर प्रदीप है हमारे साथ, पूछिए प्रदीप जी। हेलो जी पूछें। हाँ सर, मैं सोयाबीन के रेट कहाँ तक जाएंगे और कपास के रेट कहाँ तक जाएंगे इसके बारे में पूछ रहा था। सोयाबीन के रेट कहाँ तक जाएंगे और कपास के रेट कहाँ तक जाएंगे?
बताइए राजीव जी। सर सोयाबीन तो हमने अभी ट्रैक नहीं कर रहे हैं, तो इसके प्राइसेस के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए माफी। जहां तक कॉटन की बात है, कॉटन में मुझे लगता है कि और तेजी बरकरार रहेगी। बाजार जो है कॉटन का 43,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो और कॉटन में कोई अगर करेक्शन मिलता है इंट्राडे के लिए, तो कॉटन एक अच्छा काउंटर रहेगा खरीदारी के लिए, अराउंड 42,800 के आसपास। और इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है 42,500 का। पहला टारगेट रखना है 43,500, दूसरा रखना है 43,800 का। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई कॉटन पे, और कि कॉटन में भी क्या, कॉटन में बहुत तूफानी तेजी है, 43,100 के ऊपर भाव चल रहा है अभी, 400 रुपये तक दाम बढ़ गए हैं। बहुत ज़बरदस्त तेज़ी के साथ कॉटन में इस वक्त ट्रेड हो रहा है। ठीक है। हाँ, क्रूड, जिगर क्रूड का मार्केट कैसा लग रहा है? क्रूड में तेज़ी है, लेकिन मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर जा नहीं पा रहा है, क्योंकि एक तरफ बेशक सप्लाई को लेकर कंसर्न रूस यूक्रेन की वजह से लगातार मार्केट में बना हुआ है, सऊदी अरब ने दाम भी बढ़ा दिए हैं, लेकिन फिर भी डिमांड को लेकर चिंता है। कोरोना के मामले जिस तरह से चीन में है, बाकी देशों में है, क्या लगता है आपको क्रूड में? अब क्रूड में काफी सारे फंडामेंटल फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे हैं फिलहाल के लिए। जैसे आपने भी काफी सारे जो पॉइंट्स है वो बताए हैं। लॉकडाउन के कंसर्न्स है चाइना में, जो एक बड़ा कंज्यूमर है क्रूड का। दूसरी तरफ एक चीज पे भी ध्यान देना होगा कि यूरोजोन की तरफ से काफी कमेंट्स आए हैं कि रशिया को लेकर एनर्जी रिलेटेड सैंक्शंस लगाने की बातें हैं। तो ये जो फैक्टर्स है, कहीं ना कहीं क्रूड के प्राइसेस को आज सपोर्ट मिला है और प्राइसेस हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। बट दूसरी चीज पे ये भी ध्यान देना चाहिए कि रिसेंटली आईईए की मीटिंग हुई थी, तो आईईए के जो मेंबर्स है वो कहीं ना कहीं क्रूड की जो सप्लाई है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में शायद उसके ऊपर भी काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि कितनी सप्लाई बढ़ाने की बातें हो रही है। यूएस ने ऑलरेडी काफी ज्यादा अपने रिजर्व से क्रूड निकालने की बात की है, तो कहीं ना कहीं अपसाइड भी कैप्ट रहेगी, बिकॉज सप्लाई बढ़ाने की कोशिश चल रही है और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स और टाइटनेस ऑलरेडी है मार्केट में, तो वो लोअर लेवल्स पे प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा अभी के लिए क्रूड के प्राइसेस थोड़े हायर लेवल्स पे है। 7950 M6 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा ब्रेकआउट लेवल रहेगा। तो किसी को भी अगर ट्रेड लेना है तो 7950 के ब्रेकआउट पे ही खरीदारी करे, उसके पहले ना करे, बिकॉज वॉलेटिलिटी और चॉपीनेस काफी ज्यादा है। तो वेट करे, 7950 के ऊपर ब्रेक हो जाता है तो 80 to 100 तक की प्रोबेबिलिटी दिखती है क्रूड में। ठीक है, ओके। रोशन है नेक्स्ट कॉलर, पूछिए रोशन। सर नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता था कि 53,000 के भाव से मैंने 1 किलो गोल्ड प्लस किया था, वो भाव मुझे कब देखने के लिए मिल सकता है? 53,000 के भाव पर राजीव जी कब तक संभव है? 53,000? मृत्युंजय जी थोड़ा समय लगेगा, और सब कुछ डिपेंड करेगा जो फेड का स्टांस, जो मिनट्स की मीटिंग के जो आने वाले आउटकम, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर उसमें अग्रेसिव स्टांस रहा उनका और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ाने की बात करी और थोड़ा सा उसकी ड्यूरेशन भी थोड़ा कम रहा ज़्यादा बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट में, तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। उस स्थिति में इन्हें थोड़ा लंबा वेट करना पड़ेगा। हालांकि गोल्ड के लिए काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं, जिस तरह से जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है सभी इकॉनमीज पर, वो काफ़ी भारी तौर पे असर डालेगा गोल्ड के भाव पर। मतलब गोल्ड को वो सपोर्ट की तरह रोल प्ले करेगा, और इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए ही शायद इंटरेस्ट रेट पे कोई अगर स्टांस आता है तो उसका एक टेम्परेरी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 53,000 के लिए थोड़ा इन्हें वेट करना पड़ सकता है। सुमित है नेक्स्ट कॉलर, पूछिए सुमित जी। सर मैंने 66,000 पर 2 लॉट बाय किए हैं सिल्वर के, मुझे 68,000 का भाव कब तक मिलेगा? 66,000 पे 2 लॉट, बताइए जिगर। देखिए सिल्वर में मुझे, जैसे मैंने बताया कि हायर लेवल्स पे काफी ज्यादा लिमिटेशंस लग रही है, बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा तकरीबन अगर 67,000 या 67,200 के लेवल्स भी आ जाते हैं तो एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए, बिकॉज प्राइसेस काफी दबाव में है, रेट हाइक से कंसर्न है, बहुत ज्यादा हायर लेवल पे प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो प्रॉफिट कर लेना चाहिए ऊपरी स्तरों पर। चलिए, अच्छा नेक्स्ट कॉलर राम है राजस्थान से, पूछिए राम। जी जी बोलें। हाँ, सिल्वर में आगे जाके क्या लग रहा है? अच्छा, चांदी के ऊपर हम अभी मैंने बात भी की। अच्छा, लॉन्ग टर्म का व्यू क्या है सिल्वर पर राजीव जी आपका? लंबे समय में क्या प्राइस आप देख रहे हैं चांदी का? मृत्युंजय जी, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो चांदी एक बहुत बड़े एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। जो रेंज का उच्चतम स्तर था जो 73,000 का था, और चांदी ने अभी करीबन 1 महीना पहले टच किया,
और उसके बाद से बाजार जो है नीचे की तरफ थोड़ा करेक्ट कर रहा है। मुझे लगता है और यहाँ से 2 से 2,500 पॉइंट और नीचे में करेक्ट कर सकता है, बट 64,000 का स्तर मुझे लगता है एक अच्छा रहेगा खरीदारी के लिए। अगर 64,000 के आसपास दाम मिलते हैं तो खरीद के चलना चाहिए। 60,000 से नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और लगता है कि वापस फिर 70,000 के दाम देखने को मिल सकते हैं। ये जो हमारा व्यू रहेगा ये करीबन 5 से 6 महीने का रहेगा। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, जिगर आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।